डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बलबन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि बलबन ने किस प्रकार से एक साधारण अमीर के पद से उठकर के दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान बना और फिर उसने तुर्कान-ए-चहलगानी का खात्मा करते हुए अपनी गुप्तचर सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया और उसे अपने सल्तनत का आधार बनाया। आज हम इसके कुछ अन्य विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। तो आइए आज अपना टॉपिक शुरू करें। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इसके नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है। आप उन प्रश्नों के उत्तर है उस कमेंट सेक्शन में आप देते रहें ताकि आपका यहाँ से मूल्यांकन होता रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास में वीडियो समय पर आपके पास आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बलबन के पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आज अपन चौथा पॉइंट देख रहे हैं कि बलबन के समय में विभिन्न प्रकार के विद्रोह कौन से हुए और उनका बलबन ने दमन किस प्रकार से किया। बलबन के समय दिल्ली के पास में ही सबसे बड़ी जो समस्या थी वो दोआब के प्रदेश की थी। ये एक तो दिल्ली के बहुत पास में पड़ता था, दूसरा गंगा और यमुना नदी के बीच का प्रदेश था और यहाँ पर घने जंगल थे और घने जंगलों में यहाँ पर कई प्रकार के गिरोह रहा करते थे जो लूट खसोट किया करते थे और अपने पास में हथियार वगैरह भी रखते थे। तो कई बार दूसरे राजाओं को ये समूह या गिरोह वो मदद भी किया करते थे। तो बलबन ने इन गिरोहों को नष्ट करने के लिए अपनी रणनीति बनाई और उसने इस दोआब, बंदायूं, अमरोहा, कटिहार आदि इन सभी प्रदेशों के जो जंगल थे उनको काट दिया और मैदान बना दिया प्लेन, और वहाँ पर उसने इन किलों का निर्माण करा दिया ताकि जो भी इस प्रकार के गिरोह हो उनके विरुद्ध में अपनी सेना को वहाँ पर रखा जा सके और उनको मार करके ख़त्म किया जा सके। तो बलबन ने उन जो संगठित गिरोह थे उनको आंतक की नीति के द्वारा उस आंतक का खात्मा किया। आंतक की नीति कैसे? क्योंकि उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि जहां भी आपको ये ऐसे लुटेरे मिलते हैं आप उनका कत्लेआम कीजिए। तो इस आदेश का पालन करते हुए इन जंगलों में रहने वाले कई लोगों को कत्लेआम चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। और यहाँ तक कहा जाता है कि रास्ते के दोनों ओर हर पेड़ पर लाशों को लटका दिया गया ताकि लोगों में खौफ पैदा हो जाए और वो बलबन का कभी विरोध न कर सकें। तो इस प्रकार से उसने आंतक की नीति के द्वारा इस आंतक का खात्मा किया। उसकी एक और उपलब्धि है बंगाल विजय की। बंगाल हमेशा से दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए समस्या पैदा करता रहा है। 1279 में वहाँ पर तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया और तुगरिल खान ने जब विद्रोह कर दिया तो बलबन अपनी सेना लेकर के वहाँ गया। क्योंकि विद्रोह से पहले भी हो रहे थे लेकिन तुगरिल खान ने सबसे बड़ा विद्रोह किया, इसलिए बलबन स्वयं सेना लेकर के गया और उसने वहाँ पर उसकी जो बंगाल की राजधानी थी उस समय लखनऊ थी, उस लखनऊ में अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया। तो बंगाल में तांडव मचा दिया उस सेना ने, कत्ले आम कर दिया। आम लोगों को भी सेना के साथ साथ वहाँ पर मारा गया और यह केवल इसलिए किया गया ताकि वहाँ के लोगों में और वहाँ के सैनिकों में खौफ पैदा हो जाए। और उसने बहुत सारे लोगों को मार करके वहाँ पर बुगरा खां को उसका इख्तियार नियुक्त कर दिया और बुगरा खां बाद में बंगाल में कुछ शासन व्यवस्था को कायम रखने में भी सफल हुआ। इसके बाद में मंगोलों के आक्रमण दिल्ली सल्तनत के लिए हमेशा से समस्या पैदा करते रहे हैं और इन्हीं मंगोल आक्रमणों की जो एक नई श्रृंखला है वो बलबन के शासनकाल के समय प्रारंभ हुई। यद्यपि 1270 ईस्वी तक तो कोई ज़्यादा बड़े हमले नहीं हुए और तब तक बलबन ने अपने को स्वयं को सुदृढ़ कर लिया और वह स्वयं लाहौर तक गया। वहाँ पर उसने वहाँ जंगलों को काटा और साफ सफाई करके वहाँ पर कई किलों की कतारों का निर्माण करवाया। कतारबद्ध रूप से किले बनाए गए और उन किलों में किलेदार नियुक्त किए गए और उनको विभिन्न प्रकार के आयुध और सैनिक और संसाधन प्रदान किए गए ताकि वो मंगोलों के खिलाफ लड़ सके। साथ ही वहाँ का नियंत्रण है वो मजबूत हो, इसके लिए उसने इस पूरे उत्तर पश्चिम सीमा को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग जिसमें लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का
प्रदेश था, जो उत्तरी भाग कहा जाता है, वह उसने अपने शहजादे मुअज्जम मोहम्मद को दे दिया, उसका प्रांतपति बना दिया। और दूसरा भाग जो उच्च समाना और समन का प्रदेश था, वो उसने बुगरा खां को सौंप दिया। तो ये 2 भागों में बांट करके इसका नियंत्रण दे दिया। बलबन के समय में भी विभिन्न प्रकार के मंगोल आक्रमण होते रहे, और यह भी कहा जाता है कि एक मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए उसके शहजादे मुअज्जम की वहाँ उस मंगोल आक्रमण में ही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से बलबन ने पहली बार मंगोलों की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए वहाँ के प्रदेश में वहाँ गया, स्वयं गया, और वहाँ उसने किलों का निर्माण कराया। इसी नीति को बाद में अलाउद्दीन और अन्य शासकों ने भी कायम रखा, तभी मंगोलों के आक्रमण से भारत है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहा। तो इस प्रकार से इसकी विशिष्ट उपलब्धियां रही है। जो राजनीतिक घटनाक्रम उसके जीवन के साथ में जुड़ा हुआ, इसके बारे में अपन ने देखा। 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बलबन की जीवन की प्रमुख घटनाएं थी। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि बलबन की राजत्व की नीति, जिसको लौह और रक्त की नीति कहा जाता है, उसके क्या प्रमुख लक्षण थे, उसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।